वन डॉट अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है परमाणु संरचना यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो आज का जो क्लास होगी वो परमाणु की संरचना और इस संरचना के संबंध में जितने भी सिद्धांत और सूत्र जो दिए गए हैं उससे रिलेटेड आज अपनी ये क्लास होने वाली है। परमाणु संरचना यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखिए, सबसे पहले बात आती है कि परमाणु की संरचना और इसकी संरचना को समझने के लिए अलग अलग समय पर जो है वो कई लोगों ने सिद्धांत दिए हैं और बारी बारी से हम ये सारे सिद्धांत पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो नाम इसमें इस कड़ी में आता है वो है महर्षि कणाद का। यदि हमसे ये कोई पूछे कि सबसे पहले परमाणु की संरचना को समझने के लिए सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया तो वो है महर्षि कणाद। अब यहाँ पर कुछ किताबें जो हैं वो डाल्टन का नाम प्रतिपादित करती हैं और कुछ किताबें जो हैं वो महर्षि कणाद का नाम प्रतिपादित करती हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि सबसे पहले परमाणु की जिसने बात की थी वो महर्षि कणाद थे। डाल्टन वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले परमाणु का वैज्ञानिक सिद्धांत प्रतिपादित किया जो कि उनके नाम पर पेटेंट है। तो हालांकि महर्षि कणाद के बारे में हमें सिर्फ इतना ही यहाँ इस क्लास में पढ़ना है कि इन्होंने परमाणु के बारे में सबसे पहले बात की थी और इन्होंने कहा था कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों से लगातार विभाजित करने पर अंत में सूक्ष्मतम कणु जो प्राप्त होता है वो परमाणु है। मतलब ये हुआ कि इन्होंने कुछ परमाणु को इस तरह से डिफाइन किया कि जैसे ये एक पदार्थ है और इसको हम लगातार छोटे छोटे बहुत सारे टुकड़ों में जो है वो विभाजित करते गए। तो लास्ट में जो सबसे छोटा कण जो प्रतिपादित होगा, जो सबसे छोटा कण विभाजित होगा, उसको जो है उन्होंने परमाणु यानी परम अणु नाम दिया। इन्होंने जो शब्द काम में लिया था वो परम अणु था जिसका जो नाम हो गया परमाणु। तो वास्तव में इन्होंने जो कहा था वो ये था कि परमाणु जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है और उस कण को जो है वो परमाणु कहते हैं। ये इनके सिद्धांत की कहानी हो गई। तो हम एक लाइन में इस बात को लिख लेते हैं कि महर्षि कणाद ने परमाणु के बारे में यह कहा था कि प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना हुआ है जिसे परमाणु कहा जाता है। प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है जिसे परमाणु कहते हैं। तो ये कहानी महर्षि कणाद ने प्रतिपादित की थी। परमाणु शब्द सबसे पहले जो है वो महर्षि कणाद ने ही काम में लिया था। इसके बाद में एक और उल्लेख आता है राजस्थान की, जो अपने रीड से रिलेटेड अपन बात करें पर्टिकुलरली, तो एक जो हमारे 9वीं और 10वीं से रिलेटेड जो सिलेबस की पुस्तकें हैं, जो किताबें हैं, उनमें एक और पखुदा काव्यायाम नाम से एक और वैज्ञानिक की चर्चा करते हैं। पखुदा काव्यायाम नाम से एक और वैज्ञानिक की बात करते हैं जिन्होंने भी परमाणु से संबंधित जो है वो बात की थी। उन्होंने भी ये बताया था कि परमाणु जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, लेकिन ये इतना पॉपुलर सिद्धांत नहीं है तो इसके बारे में हम बात यहाँ नहीं करेंगे। तो जो अपना जो मूल टॉपिक जो यहाँ से शुरू होता है वो है डाल्टन थ्योरी यानी डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। देखो, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में अपने को 2-4 बातें याद रखनी है। यदि इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है तो वो इस तरह से पूछते हैं कि इनमें से कौन सी बात डाल्टन ने कही थी या कौन सी बात डाल्टन ने नहीं कही थी, या कौन सी चीज़ डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से समझी जा चुकी थी और कौन सी सिद्धांत डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से समझी नहीं जा चुकी थी। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो इसमें बनते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में अपन जान लेते हैं कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से रिलेटेड क्या क्या कहानियाँ हैं। तो सबसे पहले तो यह है कि परमाणु का प्रथम वैज्ञानिक सिद्धांत डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। तो डाल्टन का सिद्धांत जो है वो हम कहेंगे प्रथम वैज्ञानिक सिद्धांत था, जो इनके नाम पर पेटेंट भी है।
प्रथम वैज्ञानिक सिद्धांत डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। डाल्टन वास्तव में जो है वो ब्रिटिश स्कूल टीचर थे, ब्रिटिश स्कूल अध्यापक थे, जिन्होंने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया, और ये सिद्धांत उन्होंने 1808 में प्रतिपादित किया। 1808 में डाल्टन ने परमाणु का पहला सिद्धांत दिया था। क्या क्या कहा इसमें? अच्छा, ये एक पॉइंट और है कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किस बात पर आधारित है, बेस क्या है, इस सिद्धांत को देने के पीछे कौन सी बातों को आधार बनाया गया। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप याद रखेंगे। रासायनिक संयोजन, द्रव्यमान संरक्षण एवं निश्चित अनुपात के नियमों का आधार बनाकर ये परमाणु का सिद्धांत प्रतिपादित किया। कौन सा? एक तो रासायनिक संयोजन, रासायनिक संयोजन जो समीकरण बनती थी उस समय जो ज्ञात थी, उनके आधार पर जो रासायनिक संयोजन हो रहा था उनको आधार बनाया गया। एक साथ में द्रव्यमान संरक्षण को आधार बनाया गया, द्रव्यमान संरक्षण को आधार बनाया गया। और तीसरी बात जो जिसको आधार बनाया गया था वो था निश्चित अनुपात। उस समय जो है वो जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं ज्ञात थी उनके बारे में एक चीज़ कन्फर्म थी कि वो उसमें जो अलग अलग तत्व हैं वो एक निश्चित अनुपात में संयोजन करते हैं। तो उसी निश्चित अनुपात को आधार बनाकर जो है वो ये सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो ये तीन बातें हैं जिसके आधार पर डाल्टन का परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। अब क्या क्या पॉइंट इन्होंने बताए थे? पहला तो उन्होंने बताया था कि इसके अभिग्रहित की बात करें डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की, तो उन्होंने पहला पॉइंट ये बताया था कि प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है जिन्हें परमाणु कहते हैं। मतलब बेसिकली है परमाणु को परिभाषित करने की कोशिश की, परमाणु की परिभाषा, ये इनका पहला पॉइंट है। और इसमें क्या था कि प्रत्येक पदार्थ, जो हमने महर्षि कणाद के स्टेटमेंट में लिखा था वही स्टेटमेंट है कि प्रत्येक पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है जिन्हें परमाणु कहते हैं। इसके अलावा इन्होंने कहा था कि परमाणु अविभाज्य है, परमाणु अविभाज्य है, यानी परमाणु को और विभाजित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा ये कहा था कि एक ही तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, एक ही तत्व के सभी परमाणु समान होते, ये पॉइंट भी था। लेकिन ये दोनों ही पॉइंट जो हैं वो गलत थे। परमाणु अविभाज्य नहीं है, परमाणु को विभाजित किया जा सकता है, आगे अपन इसमें पढ़ते जाएंगे। और एक ही तत्व के सभी परमाणु समान भी नहीं होते, समस्थानिकों का अस्तित्व होता है, वो एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु होते हैं, यानी एक तत्व के सारे परमाणु समान नहीं होते, समस्थानिकों का अस्तित्व है। लेकिन उस समय समस्थानिकों के बारे में जानकारी नहीं थी, इस आधार पर उन्होंने ये कहा कि एक ही तत्व के सभी परमाणु समान होते। इसके अलावा ये कहा कि अलग अलग तत्वों के परमाणु पूर्ण संख्याओं के सरल अनुपात में संयोग कर यौगिक बनाते हैं। अगला जो पॉइंट था वो यौगिकों के बारे में था, यौगिकों के बारे में। और यौगिक का इसका इस तरह से मतलब समझो कि जैसे मान लो H2O की बात करें तो इसमें सीधा सीधा है कि 2 हाइड्रोजन परमाणु हैं और 1 ऑक्सीजन परमाणु है, 1 ऑक्सीजन परमाणु है। यानी कि यौगिक का निर्माण जो है वो अलग अलग तत्वों के एक परमाणु के एक निश्चित अनुपात में संयोग से यौगिकों का निर्माण होता है। और एक बात इन्होंने ये कही थी कि रासायनिक अभिक्रियाएं जिनको आधार बनाकर ये सिद्धांत दिया गया था, उन्होंने ये कहा था कि रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु केवल पुनर्व्यवस्थित होते हैं, परमाणुओं को नष्ट नहीं किया जा सकता और ना ही उनको बनाया जा सकता है। ये पॉइंट जो है वो क्या है कि रासायनिक रिएक्शन में, रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु जो है वो केवल पुनर्व्यवस्थित होते हैं, परमाणु पुनर्व्यवस्थित, उनकी व्यवस्था बदलती है, अरेंजमेंट बदलता है, पुनर्व्यवस्थित होते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में ना तो परमाणु जो है वो नष्ट किए जा सकते हैं और ना ही परमाणु जो है वो उत्पन्न किए जा सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से संबंधित। हालांकि इनमें से ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो बाद में गलत साबित हुई, तो डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था वो फेल हो गया। लेकिन फिर भी परमाणु की संरचना को समझने के लिए पहला वैज्ञानिक सिद्धांत जो है वो डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं, डाल्टन के ठीक बाद जो परमाणु सिद्धांत आया था वो आया था थॉमसन का। तो अगला जो पॉइंट है वो अपना है थॉमसन परमाणु मॉडल, थॉमसन परमाणु सिद्धांत, परमाणु सिद्धांत।
देखिए, डाल्टन ने एक चीज मानी थी कि परमाणु अविभाज्य है, परमाणु को अविभाज्य माना डाल्टन ने। और उसी समय एक ऐसी खोज हुई जिसके आधार पर ये जो अविभाज्य वाली घटना है इसको चुनौती दी गई थी, और वो खोज थी गैसों का आयनीकरण। गैसों का आयनीकरण। देखिए क्या था, जो डाल्टन ने कहा था कि ये मान लीजिए कोई परमाणु है, ये विद्युत उदासीन होता है, यानी इस पर ना तो कोई प्लस आवेश होता है और ना ही कोई माइनस आवेश होता है, इस पर टोटल आवेश होता है 0, परमाणु उदासीन माना गया था। और बाद में ये देखा गया कि गैसें आयनित हो रही हैं, मतलब उस पर आयन आ रहे हैं, और आयन तो तभी आ सकते हैं जब परमाणु से या तो कोई चीज़ निकल जाए और या परमाणु को कोई चीज़ जो है वो वापस मिल जाए, तभी गैसें आयनित हो सकती हैं। तो परमाणु गैसें आयनित होने का सीधा सीधा मतलब है कि परमाणु से कोई न कोई चार्ज पार्टिकल जो है वो निकलकर बाहर गया, यानी परमाणु अविभाज्य नहीं है, परमाणु का विभाजन हो सकता है। गैसों का आयनीकरण इस बात को चैलेंज करता था। तो ये बात आप याद रखना कि सबसे पहले परमाणु अविभाज्य है, ये बात डाल्टन ने कही थी, डाल्टन के नियम में था, और उसको चैलेंज किया गया था गैसों के आयनीकरण द्वारा। तो गैसों का आयनीकरण जब खोजा गया तो पता लगा कि गैसें आयनित होती हैं, और गैसों का आयनीकरण केवल तभी संभव है जब परमाणु से कोई चार्ज पार्टिकल निकलकर बाहर चला जाए। इसके अलावा गैसों का आयनीकरण की कोई संभावना होती नहीं है। तो गैसों का आयनीकरण के आधार पर परमाणु को अविभाज्य है ये नहीं माना जा सकता, परमाणु विभाजित है। इस आधार पर थॉमसन ने अपना नया मॉडल जो है वो प्रतिपादित किया। तो चलिए, थॉमसन ने क्या मॉडल दिया था? थॉमसन मॉडल। थॉमसन ने यह कहा था कि परमाणु जो है वो एक धनावेशित गोला है, परमाणु एक धनावेशित गोला है, वेशित गोला है, जिसमें समान मात्रा में ऋणावेश, समान मात्रा में ऋणावेश जो है, ऋणावेश व्यवस्थित होता है। अब ये व्यवस्थित होता है, इसको उन्होंने माना कि इसकी व्यवस्था उसी प्रकार से होती है जैसे खरबूजे में बीज होते हैं, उसी प्रकार से व्यवस्था होती है। इसलिए इस मॉडल को जो है वो वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। कौन सा मॉडल कहते हैं? वाटरमेलन मॉडल, यानी कि खरबूजे की जैसी मॉडल। और इसका जो इंग्लिश नाम है वो आप याद रखना, प्लम पुडिंग मॉडल ये कहलाता है, प्लम पुडिंग मॉडल। वास्तव में प्लम पुडिंग जो है वो एक व्यंजन है जो थॉमसन ने देखा था, उसी के आधार पर उसने प्लम पुडिंग मॉडल से इसको कंपेयर किया था। अब यहाँ पर उसने कुछ ऐसा बताया था कि ये परमाणु एक धनावेशित गोला है, तो इसमें जो है वो पूरे में धनावेश जो है वो वितरित रहता है एक समान रूप से, धनावेशित गोला है। और उन्होंने कहा कि इसमें ऋणावेश ठीक वैसे व्यवस्थित होते हैं जैसे खरबूजे में बीज होते हैं, बराबर मात्रा में, यानी जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश बराबर मात्रा में व्यवस्थित होता है। इस तरह की संरचना उन्होंने मानी थी। परमाणु को इन्होंने भी जो है वो क्या माना था? उदासीन माना था, और डाल्टन ने भी परमाणु को उदासीन माना है। और नए जितने भी वैज्ञानिक सिद्धांत आगे आएंगे सब में परमाणु उदासीन ही माना गया है, और वास्तव में परमाणु उदासीन होता भी है। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना, परमाणु उदासीन होता है। तो यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि वाटरमेलन मॉडल में उन्होंने कहा कि परमाणु एक धनावेशित गोला है जिसमें समान मात्रा में, यहाँ पर देखो मैंने एक शब्द लिखा है ऋणावेश। जिस समय थॉमसन ने जो है जो अपना मॉडल दिया था उस समय इलेक्ट्रॉनों के बारे में विशेष जानकारी नहीं थी, इलेक्ट्रॉनों की जानकारी उस समय नहीं थी, तो उन्होंने उसको ऋणावेश माना कि ऋणावेश बराबर मात्रा में। बाद में कैथोड किरणों की खोज जब हुई तब इलेक्ट्रॉन की जो है खोज की गई। तो इलेक्ट्रॉन की खोज का जो बेसिक मॉडल है वो कैथोड किरणों की खोज के आधार पर है। तो ये कुछ बातें थी थॉमसन मॉडल में। तो पहली बात तो उन्होंने ये कहा कि परमाणु ये जो धनावेशित गोला है बराबर मात्रा में ऋणावेश व्यवस्थित होता है, वाटरमेलन मॉडल है, प्लम पुडिंग मॉडल इसका नाम है। और इसके आधार पर जहाँ चैलेंज हुआ था कि गैसों का आयनीकरण, जो गैसों का आयनीकरण का जो चैलेंज हुआ था वो इसके आधार पर सोल्व कर दिया गया। उन्होंने कहा कि देखो भाई इलेक्ट्रॉन अलग से हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी मिलने पर बाहर जा सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे तो परमाणु जो है वो क्या हो जाएगा? धनावेशित हो जाएगा।
इस आधार पे गैसें आयनित हो सकती हैं। तो गैसों का आयनीकरण से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट था, उस कॉन्सेप्ट को जो है वो थॉमसन मॉडल द्वारा जो है वो क्लेरिफाई किया गया, जो कि डाल्टन मॉडल के आधार पर क्लेरिफाई नहीं किया गया था, जहाँ से उसको चैलेंज किया गया था। चलिए अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, हालांकि थॉमसन मॉडल भी जो है वो गैसों के आयनीकरण और कैथोड किरणों की उपस्थिति के अलावा किसी विशेष चीज़ को नहीं समझा पाया था। तो बाद में एक नया प्रयोग किया गया जो कि रदरफोर्ड ने दिया था। तो रदरफोर्ड का जो नेक्स्ट मॉडल है उसकी अपन बात करते हैं। तो नेक्स्ट अपना जो पॉइंट है वो है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल देखिए, रदरफोर्ड ने अपने परमाणु के मॉडल को डिफाइन करने के लिए, बताने के लिए एक बहुत ही चर्चित प्रयोग किया था, जिस प्रयोग का नाम है अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग या स्वर्ण पत्र प्रयोग। तो पहले हम उस प्रयोग के बारे में पढ़ते हैं, उसमें से 2-4 पॉइंट बनते हैं अपने एग्जाम के हिसाब से। तो हमारा जो पॉइंट हुआ वो हुआ, उस प्रयोग का नाम था अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। प्रकीर्णन प्रयोग, और इसी का जो नाम है वो है स्वर्ण पत्र प्रयोग। स्वर्ण पत्र प्रयोग देखिए, ये प्रयोग रदरफोर्ड ने किया था अपने परमाणु मॉडल को स्थापित करने के लिए। तो यहाँ से अपना ये टॉपिक शुरू होता है। तो सबसे पहले हम इसकी जानकारी ले लेते हैं कि अल्फा कण वास्तव में क्या होता है। देखिए, अल्फा कण होता है हीलियम का नाभिक। हीलियम का नाभिक। अब मैं हीलियम के नाभिक के बारे में आपको बता दूं कि हीलियम जो तत्व है वो परमाणु क्रमांक 2 पर है। उसके नाभिक में जो है वो 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 ही न्यूट्रॉन होते हैं, और बाहर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं। ठीक है, और यहाँ से इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को हम हटा दें, तो दोनों इलेक्ट्रॉनों को हटा दें तो केवल हीलियम का नाभिक बचेगा। 2 इलेक्ट्रॉन इसने छोड़े, इसका मतलब इस पर +2 का आवेश आ गया। तो ये जो मैंने लिखा है He+2 यानी हीलियम का नाभिक, इसका मतलब हो गया हीलियम का नाभिक। इसी को क्या कहते हैं? अल्फा कण कहते हैं। ये ध्यान में रखना कि अल्फा कण जो है वो पॉजिटिव चार्ज का होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ये तो अल्फा कण की कहानी थी। अब इन्होंने प्रयोग में क्या किया, तो देखिए इन्होंने क्या किया, प्रयोग के बारे में अपन थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। प्रयोग में क्या क्या हुआ था। तो प्रयोग में यूं किया गया कि किसी रेडियो एक्टिव तत्व को रखा लिया, यहाँ रखा रेडियो एक्टिव तत्व, और इससे निकलने वाले, अब मैं आप यहाँ एक चीज़ और बता दूं कि रेडियो एक्टिव तत्व वो तत्व होते हैं जिनसे स्वतः ही अल्फा, बीटा और गामा का उत्सर्जन होता रहता है, वो रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं। ऐसे तत्व जो अपने आप ही अल्फा, बीटा, गामा का उत्सर्जन करते हैं वो कहलाते हैं रेडियो एक्टिव तत्व। क्लियर है यहाँ तक की बात? तो चलिए, रेडियो एक्टिव तत्व से इन्होंने क्या किया कि इनको सामने एक स्वर्ण पत्र रखा, और यहां से निकलने वाले, चलो इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं अपन। एक स्वर्ण पत्र के सामने, स्वर्ण पत्र पर इनकी बौछार करवाई गई। यहां से जो अल्फा कण निकल रहे थे उनको स्वर्ण पत्र पर इन्होंने क्या किया, आपतित किया। इसके अलावा यहां इस एक्सपेरिमेंट में एक चीज और रहे, यहां पे लेड की ईंटें व्यवस्थित की गई, और सामने जो है वो एक ZnS का पर्दा लगाया गया। ZnS का पर्दा, ZnS का मतलब होता है जिंक सल्फाइड, ZnS का पर्दा लगाया गया। अब देखिए क्या क्या हुआ। सबसे पहला पॉइंट है कि रेडियो एक्टिव तत्व से, ये रेडियो एक्टिव तत्व है, रेडियो एक्टिव तत्व, इससे अल्फा कण निकाले गए, और अल्फा कण से जो है अल्फा कणों को यहाँ पे स्वर्ण पत्र, ये अपना स्वर्ण पत्र है, स्वर्ण पत्र पर उसकी बौछार करवाई गई। ये लेड की ईंटें हैं। लेड की ईंटों का कोई काम यदि आपसे पूछे कि ये क्या है, ये लेड की ईंट है। यदि आपसे कोई पूछे कि लेड की ईंट का क्या काम है, तो लेड की ईंट जो लगाई गई थी वो अल्फा कणों को संरक्षित करने का काम कर रही थी। अल्फा कण को संरक्षित करने का काम कौन कर रही थी? संरक्षित करने का काम कर रही थी लेड की ईंटें। ये काम लेड की ईंटों का था।
संरेखित करने का मतलब है कि यहाँ से अल्फा कण इधर भी निकल सकता था, इधर भी निकल सकता था, इधर भी निकल सकता था। इसको इस पर्टिकुलर लाइन पर लाने का जो काम किया वो किन्होंने किया, लेड की ईंटों ने किया। इनको स्वर्ण पत्र पर आपतित करवाया गया। अभी स्वर्ण पत्र की कुछ चीज़ें हैं। स्वर्ण पत्र की पहली चीज़ है कि स्वर्ण पत्र को ही क्यों काम में लिया गया, आपसे ये प्रश्न पूछता है। तो इस प्रश्न का आंसर है कि सोने की जो तनन सामर्थ्य है वो बहुत अधिक होती है। सोने की तनन सामर्थ्य का मतलब है उससे बहुत ही पतली फिल्म बनाई जा सकती है, बहुत ही पतली चादर बनाई जा सकती है। तनन सामर्थ्य सर्वाधिक होता है। इतनी पतली फिल्म बनाई गई कि जो हम मिठाइयों पर जो वर्क लगाते हैं उससे भी पतली फिल्म सोने की बनाई जा सकती है, सर्वाधिक होता है, इसलिए सोने की पतली फिल्म बनाई गई। इतनी पतली बनाई गई। आपको इसका आकार भी पूछता है, तो इसका आकार ध्यान में रखना, लगभग 10⁻⁷ मीटर, और आपकी किताबों में ये लिखा रहता है 100 नैनोमीटर। ये दोनों एक ही बात है, 10⁻⁷ मीटर या 100 नैनोमीटर एक ही बात है। नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹। तो 10⁻⁷ मीटर या 100 नैनोमीटर मोटाई का एक स्वर्ण पत्र लिया गया। बहुत पतला है ये। इस पर अल्फा कणों को आपतित करवाया गया, और यहाँ से अल्फा कण जब निकलकर आगे जा रहे थे तो इनको संसूचित करने के लिए ZNS का पर्दा काम में लिया गया कि कौन कहाँ जाके टकराया। कोई कण यहाँ जाके टकराया, 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 है ना। तो इनको संसूचित करने के लिए ZNS का पर्दा काम में लिया गया। अब बात आती है कि ZNS का पर्दा ही क्यों काम में लिया गया, तो उसका कारण है कि अल्फा कण बहुत छोटा है, दिखता तो है नहीं, तो वो किधर जा रहा है इस बात को संसूचन करना जरूरी था। तो ZNS का पर्दा जो है वो इसलिए लिया गया कि अल्फा कण ZNS के पर्दे से टकराकर जो है वो चमक उत्पन्न करते, स्फुरदीप्ति उत्पन्न करते। अल्फा कण स्वर्ण पत्र से टकराकर, ZNS के पर्दे से टकराकर, ZNS के पर्दे से टकराकर चमक उत्पन्न करते हैं, स्फुरदीप्ति उत्पन्न करते हैं। इसलिए ZNS का पर्दा काम में लिया गया कि जब कोई अल्फा कण यहाँ के टकराएगा तो यहाँ चमक दिखाई देगी, यहाँ चमक दिखाई देगी, फिर यहाँ चमक दिखाई देगी, फिर यहाँ चमक दिखाई देगी। तो इससे पता लग जाएगा कि कौन सा अल्फा कण जो है वो कौन सी डायरेक्शन में गया है। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी बोर्ड पे बना रखी हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्वर्ण पत्र प्रयोग से संबंधित हैं। इतनी चीज़ें आपको पूछी जा सकती है। रेडियो एक्टिव तत्व का काम है अल्फा कणों को उत्सर्जित करना। लेड की ईंटों का काम है स्वर्ण पत्र को व्यवस्थित, इसको अल्फा कण को संरेखित करना। स्वर्ण पत्र के जो मोटाई थी वो 100 नैनोमीटर या 10⁻⁷ मीटर थी। इस पर अल्फा कण आपतित करवाए गए, और यहाँ से निकलकर जो अल्फा कण गए हैं उनको संसूचित करने के लिए वो कौन सी दिशा में गए हैं, कितने डिग्री पर गए हैं, कितने कोण पर गए हैं, ये सब डिफाइन करने के लिए किसको काम में लिया गया, ZNS के पर्दे को काम में लिया गया। तो ये इतनी बातें। अब अगला पॉइंट है कि रदरफोर्ड को इस परमाणु के क्या क्या प्रेक्षण मिले और उस आधार पर उसने कौन कौन से रिजल्ट जो है वो डिफाइन किए कि भाई कौन सा उसको ये क्या क्या प्रेक्षण मिला, और उसके आधार पर उसने क्या क्या बताया कि इसके आधार पर ये समझा जा सकता है, इसके आधार पर ये समझा जा सकता है। तो इसकी अपन यहाँ चर्चा करेंगे। थोड़ा सा इसका बोर्ड का अलाइनमेंट सेट कर लेते हैं। चलिए, तो स्वर्ण पत्र प्रयोग के क्या क्या रिजल्ट जो है वो रदरफोर्ड को मिले थे, यहाँ से थोड़ी सी चर्चा इसकी कर लेते हैं। तो इसके प्रेक्षण, तो पहला इसको स्वर्ण पत्र प्रयोग के जो रिजल्ट इसको मिल रहे थे वो ये थे कि पहला रिजल्ट ये मिला कि अधिकांश अल्फा कण जो है वो बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल जाते हैं। क्या पॉइंट मिला? पहला पॉइंट इसको मिला कि अधिकांश अल्फा कण जो है बिना विक्षेपित हुए, मतलब जिस दिशा में आए थे उसी दिशा में स्वर्ण पत्र से निकलकर सीधे ZNS के पर्दे से टकराए गए, उनमें बिल्कुल विक्षेपण नहीं था। अधिकांश अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए स्वर्ण पत्र से निकल जाते हैं, स्वर्ण पत्र से निकल जाते हैं। एक तो बात ये। दूसरा इसको पॉइंट ये मिला कि कुछ अल्फा कण जो है, कुछ अल्फा कण अधिक कोण पर, यानी 90 डिग्री या उससे अधिक कोण पर विक्षेपित होते हैं।
कोण पर विक्षेपित होते हैं। ये इसको दूसरा पॉइंट प्रयोग के आधार पर मिला, या इसको अपन ये ले लेते कि अल्प कोण पर विक्षेपित होते हैं। कुछ कोण पर 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री अल्प कोण पर थोड़ा सा विक्षेपित होते हैं, कोण पर विक्षेपित होते हैं। कुछ अल्फा कण ऐसा करते हैं। और तीसरा पॉइंट उसको ये पता लगा कि लगभग 20,000 में से एक अल्फा कण ऐसा था जो उसी दिशा में वापस लौट आया जिस दिशा में गया था, यानी 180 डिग्री पर कोण पर विक्षेपित होते। लगभग 20,000 में से एक अल्फा कण, ये कुछ किताबों में आपको 8,000, 10,000, 12,000 मिल सकता है, तो इसकी कोई विशेष बात नहीं है। लगभग 20,000 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण 180 डिग्री पर विक्षेपित होता है। इस बात को हम डायग्राम से समझते हैं कि मान लीजिए कि ये हमारा स्वर्ण पत्र था और यहां से अल्फा कण आ रहे थे, तो ज़्यादातर अल्फा कण जो है वो सीधे निकल गए, बिना विक्षेपण के सीधे निकल गए इस तरह से। कुछ अल्फा कण थे वो कुछ कोण पर विक्षेपित हुए इस तरह से, और एक अल्फा कण ऐसा था जो जिस डायरेक्शन में गया था उसी डायरेक्शन में वापस लौट आया, यानी इसका विक्षेपण कितना हुआ, 180 डिग्री पर विक्षेपित हुआ। अब इस आधार पे जो है उसने 3 रिजल्ट निकाले। देखो मैं यहीं पे समझा देता हूँ। ज़्यादातर अल्फा कण बिना विक्षेपण के निकले हैं, इसका मतलब उसके सामने ना तो कोई पॉजिटिव चार्ज आया ना कोई नेगेटिव चार्ज आया। भाई इतना तो कंफर्म था कि परमाणु में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों होते हैं, ये बात तो थॉमसन बता चुका था। और ज़्यादातर अल्फा कण सीधे निकल गए, इसका मतलब ये हुआ कि उनके रास्ते में ना कोई पॉजिटिव कण आया था और ना ही कोई नेगेटिव कण आया था। इसके आधार पर उनको ये पता लगा कि परमाणु का अधिकांश भाग जो है वो खाली होता है। ठीक है, परमाणु का तो इसमें अपन लिखते चलते हैं कि पहला जो उसको रिजल्ट, उसने जो रिजल्ट बनाया परमाणु के मॉडल का, तो उसने मॉडल में अपने 3 बातें कही थी, 3 अभिग्रहित थे। पहला ये कहा था कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है, परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है, अधिकांश भाग रिक्त होता है, खाली होता है, वहाँ कुछ भी नहीं होता, ना कोई पॉजिटिव चार्ज होता है ना कोई नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो थॉमसन ने माना था कि परमाणु एक धनावेशित गोला है, वो गलत बात है। परमाणु का ज़्यादातर भाग क्या होता है, खाली होता है। इसके अलावा अब ये देखो, अल्फा कण जो गया था जिस दिशा में, वो वापस इसी दिशा में तभी आ सकता है जब उसके सामने कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव आवेश हो, उसी से तो प्रतिकर्षित होकर वापस आएगा। इस आधार पे रदरफोर्ड ने अपना दूसरा मॉडल माना, दूसरा जो पॉइंट माना वो ये बताया कि परमाणु का समस्त धनावेश, परमाणु का समस्त धनावेश एक स्थान पर केंद्रित होता है, एक स्थान पर क्या होता है, केंद्रित होता है, केंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। सारा धनावेश वितरित नहीं होता जिसे थॉमसन ने माना था, वो एक ही जगह केंद्रित होता है जिसे क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। इसी आधार पर जो है वो आपसे यदि पूछा जाए कि नाभिक की खोज किसने की थी, तो आप सीधा सीधा ये नाम देंगे कि नाभिक की खोजकर्ता जो थे वो रदरफोर्ड थे। नाभिक की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। और तीसरा पॉइंट, अब चूंकि धनावेश एक स्थान पर केंद्रित मान लिया तो ऋणावेश भी मानना पड़ेगा, क्योंकि परमाणु ओवरऑल होता तो उदासीन ही है, तो जितना धनावेश माना गया है उतना ही ऋणावेश भी परमाणु के पास होता है। तो इस आधार पर यह माना गया कि जितने भी ऋणावेश हैं, जिसको उस समय इलेक्ट्रॉनों के बारे में जानकारी हो गई थी, इलेक्ट्रॉन उनको नाम दे दिया गया था, तो इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में गति करते हैं, वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। ये 3 बातें रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग के आधार पर बताई, परमाणु की जो 3 बातें बताई। तो ये मॉडल कुछ ऐसा था कि जैसे ये सारा धनावेश एक स्थान पर केंद्रित होगा और जितने भी ऋणावेश है वो इसके चारों तरफ वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाएंगे। हालांकि अलग अलग कक्षाएं जो बाद में बोर ने बताई थी, इन्होंने एक ही स्थान बताया था। तो जितने भी ऋणावेश हैं वो चारों तरफ जो है वो चक्कर लगाते रहते हैं। ऐसा कुछ मॉडल इन्होंने माना था रदरफोर्ड ने। हालांकि रदरफोर्ड के जो मॉडल की सबसे अच्छी खूबी थी, जो सबसे अच्छी बात थी, वो ये थी कि इस प्रयोग द्वारा जो है, स्वर्ण पत्र प्रयोग द्वारा है, वो नाभिक की खोज हो गई, और नाभिक जो है वो एक इम्पोर्टेंट खोज इस प्रयोग की थी। तो चलिए, इसमें ये 3 अभिग्रहित हैं कि परमाणु का समस्त धनावेश तथा ज़्यादातर द्रव्यमान, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान बहुत कम होता है, तो ये भी ध्यान में रखना कि परमाणु का समस्त धनावेश एवं अधिकांश द्रव्यमान एक ही स्थान पर केंद्रित होता है,
अधिकांश द्रव्यमान एक ही स्थान पर केंद्रित होता है, जिसे क्या कहा जाता है, नाभिक कहा जाता है। और परमाणु का ज़्यादातर भाग रिक्त होता है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में घूमते हैं। और साथ में ये बातें भी उन्होंने बताई, परमाणु विद्युत उदासीन होता है, जितने पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होता है। तो ये सब बातें उन्होंने बताई थी। साथ में इन्होंने ये भी बताया था कि परमाणु का जो आकार होता है, हालांकि परमाणु के आकार के बारे में थॉमसन ने भी जो है वो चर्चा की थी। उन्होंने भी परमाणु का आकार 10⁻⁻10 मीटर माना था। अब मैं यहाँ आपको बता दूं कि 10⁻10 मीटर जो है वो 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। तो उन्होंने कहा कि परमाणु का जो आकार होता है वो 10⁻10 मीटर, तो और नाभिक का जो आकार होता है वो होता है 10⁻−15 मीटर, और इसको एक फर्मी कहते हैं। 10⁻−10 को एंगस्ट्रॉम कहते हैं और 10⁻−15 मीटर को एक फर्मी कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि परमाणु का आकार लगभग 10⁻−10 होता है और नाभिक का आकार जो है वो 10⁻−15 मीटर होता है। यानी परमाणु का कुल आकार नाभिक के आकार से लगभग 10,000 गुना बड़ा होता है। परमाणु का कुल आकार नाभिक के आकार से कितना बड़ा होता है, लगभग 10,000 गुना परमाणु नाभिक से बड़ा होता है। ठीक है, तो ये इतनी बातें इन्होंने बताई थी। अब अगला पॉइंट जो है कि परमाणु का ये जो मॉडल था, रदरफोर्ड का ये जो मॉडल था, वो फेल क्यों हो गया, ऐसी क्या बातें हुई जिसके आधार पर जो है उसको बाद में मान्यता नहीं मिली। हालांकि बहुत अच्छी चीज़ें इससे निकल कर आई, लेकिन ये फेल कहाँ हुआ, असफलताएं क्या थी, और ये असफलताएं बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी डायरेक्ट स्टेटमेंट के तौर पर क्वेश्चन आते हैं। तो रदरफोर्ड मॉडल की असफलता, रदरफोर्ड मॉडल की असफलता। क्या बातें थी जो रदरफोर्ड के मॉडल को असफल बनाती है। पहली बात तो ये है कि मैक्सवेल ने ये कहा कि परमाणु जो इलेक्ट्रॉन जो है वो चारों तरफ घूमेगा तो वो त्वरण होगा, उसमें अभिकेंद्रिय त्वरण होगा, और त्वरित यदि कोई आवेश घूमेगा तो वो विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन करेगा। इस आधार पे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा लगातार कम होती जानी चाहिए और अंत में ये नाभिक में गिर जाना चाहिए। यानी परमाणु अस्थायी होना चाहिए लेकिन परमाणु स्थायी होता। क्या है, इस बात को समझते हैं। बात ये थी कि मैक्सवेल ने कहा कि ये नाभिक है और इसके चारों तरफ ये आपका कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक चक्कर लगा रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चक्कर लगा रहा है, यानी इसके पास त्वरण है, यानी ये त्वरित कण है। और त्वरित कण किसका उत्सर्जन करेगा, EMW यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन करेगा। और यदि उसने विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन कर दिया तो उसकी ऊर्जा लगातार क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ऊर्जा कम होती जाएगी तो ये जो त्रिज्या जिस पथ में ये गति कर रहा है वो त्रिज्या लगातार कम होती जाएगी और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो लगातार विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन करता जाएगा, इसकी त्रिज्या छोटी होती जाएगी और अंत में ये नाभिक में गिर जाना चाहिए। और नाभिक में गिरते ही परमाणु खत्म हो जाना चाहिए, यानी परमाणु अस्थायी होना चाहिए, लेकिन वास्तव में परमाणु स्थायी होता है। यानी सिंपल सी एक लाइन में बात करें तो ये मॉडल जो है वो परमाणु के स्थायित्व को समझा नहीं पाया कि परमाणु स्थायी होता है, लेकिन इस मॉडल के आधार पर परमाणु अस्थायी नज़र आता है। यानी ये परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा पाया ये मॉडल। और दूसरा ये बात था जो इसमें सेकेंड पॉइंट आता है, वो ये पॉइंट आता है कि लगातार ये विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन करेगा तो इसका जो स्पेक्ट्रम होता है परमाणु का, अब ये आप ये शब्द पे ध्यान देना कि स्पेक्ट्रम क्या चीज़ होती है। स्पेक्ट्रम क्या चीज़ होती है, तो स्पेक्ट्रम के बारे में जानकारी है कि परमाणु बहुत सारी विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन करता है, उनका सभी का जो कंबाइन रूप है, उनका जो समूह है वो स्पेक्ट्रम कहलाता है। यहाँ से साफ दिख रहा है कि लगातार विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन हो रहा है, इसका मतलब स्पेक्ट्रम जो है वो क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए। यानी उसमें 0 से लेकर अनंत तक की सभी तरंगे जो हैं वो सभी तरंग दैर्घ्यों की तरंगे उपस्थित होनी चाहिए। लेकिन वास्तव में परमाणु का जो स्पेक्ट्रम होता है वो सतत नहीं होता, क्या होता है, विविक्त होता है। तो इन दो चीज़ों को जो है वो रदरफोर्ड का मॉडल वास्तव में नहीं समझा पाया था। परमाणु के स्थायित्व को प्रश्न चिन्ह लग गया था इस मॉडल के आधार पर, और एक परमाणु का जो स्पेक्ट्रम है जो उस समय खोज लिया गया था वो इस मॉडल के हिसाब से सतत होना चाहिए, लेकिन वास्तव में वो विविक्त होता है। तो इन बातों को परमाणु का ये जो रदरफोर्ड मॉडल है वो नहीं समझा पाया था। इस आधार पे इस मॉडल को जो है वो बाद में मान्यता नहीं मिली और ये धीरे धीरे चलन से बाहर हो गया। और इसके बाद जो मॉडल दिया गया था वो बोर ने मॉडल दिया था, जो वर्तमान में स्थापित मॉडल है। हालांकि बोर के मॉडल में कुछ संशोधन जो है वो समरफील्ड ने किए थे, लेकिन वर्तमान में जो मुख्यतः मॉडल है वो बोर का परमाणु मॉडल ही जो है वो मान्यता प्राप्त है। तो चलिए इसमें
बोर का परमाणु मॉडल हम अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि एक बड़ा टॉपिक है बोर का परमाणु मॉडल। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। रदरफोर्ड मॉडल, तो बोर मॉडल से पहले हमने यहाँ पे 3 प्रकार के मॉडल्स की चर्चा कर ली। एक था डाल्टन का परमाणु मॉडल, एक था थॉमसन का मॉडल, और उसके बाद में रदरफोर्ड का मॉडल। और रदरफोर्ड का मॉडल इन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें स्वर्ण पत्र प्रयोग की कहानी है। स्वर्ण पत्र प्रयोग में बहुत सारे पॉइंट बनते हैं। स्वर्ण पत्र क्यों काम में लिया गया, रेडियो एक्टिव तत्व क्यों काम में लिया गया, लेड की ईंटें क्या करती है, जेडेनस का पर्दा क्या करता है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल डॉट अकेडमी के साथ।